27 फरवरी 2023 कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन लेने वालों की संख्या सरकार में काम कर रहे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से भी ज्यादा है। बकौल जितेंद्र सिंह तब लगभग 77 लाख लोग केंद्र सरकार से पेंशन ले रहे थे और एक्टिव सर्विस एम्प्लॉयज की संख्या सिर्फ 50 से 60 लाख के बीच में थी। जाहिर है ऐसे आंकड़ों को देखकर लोग पेंशन में मीन मेख निकालने लगते हैं। नेता बयान देते हैं और मंत्रालय के बाबू आगाह करते हैं कि पेंशन से खजाने को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन एक तरह की पेंशन के खिलाफ कोई बोलने का रिस्क नहीं लेता और वो है नेताओं की पेंशन। पेंशन पर चर्चा इसलिए उठी क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेंशन की अर्जी जो लगा दी थी। जब से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। बीच में तो विपक्ष ने मुद्दा बना लिया था कि पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर है कहां। फिर जब ये खबर सामने आई कि उन्होंने पेंशन के लिए दोबारा अर्जी लगा दी है, तब समझ में आया कि वो ठीक है। यहाँ आपने गौर किया होगा कि हमने कहा पेंशन की अर्जी दोबारा लगाई है, तो बात यह है कि पेंशन की एप्लीकेशन उन्होंने राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य यानी कि विधायक के हैसियत से लगाई है, ना कि उपराष्ट्रपति की हैसियत से। धनखड़ के इस्तीफे के वक्त हुए प्रोफाइल में आपने एक चीज तो नोटिस की होगी। आपको मालूम हुआ होगा कि धनखड़ भाजपा में जाने से पहले कांग्रेस में थे। 1993 में किशनगढ़ के कांग्रेस से टिकट पर वो विधायक भी बने थे। धनखड़ इसी सेवा के लिए अब पेंशन लेना चाहते हैं। ये थी तो बहुत ही आम सी खबर, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद जो देश की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और एक फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को अच्छी खासी पेंशन के साथ साथ ऑफिशियल रेजिडेंस, पर्सनल स्टाफ, ट्रेवल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज जैसी कई सुविधाएं दी जाती हैं। और जहां तक जगदीप धनखड़ का सवाल है तो वो इससे पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर के तौर पर रह चुके हैं, साथ ही लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इन सभी पदों पर रहने के बाद पेंशन और भत्तों का प्रावधान है। ऐसे में एक और पेंशन की मांग सुनकर जो भी न्यू पेंशन स्कीम्स के अंडर आने वाले लोग हैं उनके जख्म हरे हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में एक नेता इतने सालों के बाद भी अपनी पुरानी मेंबरशिप के लिए राज्य और केंद्र दोनों से पेंशन का हकदार हो सकता है? क्या एक शख्स को एक से ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए? इस पर बहस इसलिए भी होती है क्योंकि कैग रिपोर्ट्स तो यही कहती है कि एक से ज्यादा पेंशन टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ाती है। आज इसी मुद्दे को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। जगदीप धनखड़ 1993 में कांग्रेस की टिकट पर अजमेर जिले के किशनगढ़ सीट से विधायक बने। 5 साल की विधायकी के बाद धनखड़ पेंशन के पात्र हो गए। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो 2019 में वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने थे और इसके बाद वो उपराष्ट्रपति बने। राजस्थान विधानसभा के नियमों के मुताबिक एक कार्यकाल वाले पूर्व विधायकों को हर महीने 35,000 रुपया पेंशन के तौर पे मिलता है और इसके अलावा 70 साल से ज्यादा उम्र होने पर पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। तो इस हिसाब से धनखड़ जिनकी उम्र 74 साल है उन्हें 42,000 रुपया हर महीने मिलेगा। साथ ही मेडिकल केयर और दूसरी फैसिलिटीज भी मिलेगी। एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने धनखड़ की इस एप्लीकेशन पर काम करना शुरू भी कर दिया है। देखिए, एक बात जो क्लियर है वो ये कि धनखड़ 2 पेंशन के लिए पात्र हैं। एक वो जो उपराष्ट्रपतियों को मिलती है, यानी कि इसमें 2 लाख रुपए, एक टाइप 8 सरकारी बंगला मिलता है, एक पर्सनल सेक्रेटरी के साथ साथ एक एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी भी मिलता है, एक पर्सनल असिस्टेंट और एक फिजिशियन के साथ साथ एक नर्सिंग ऑफिसर और 4 पर्सनल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा धनखड़ के पास सांसदी वाली पेंशन भी है। विधायक बनने से पहले धनखड़ 1989 से 1991 के बीच झुंझुनू सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। इस सांसदी के लिए भी धनखड़ पेंशन के पात्र हैं। लोकसभा या राज्यसभा में कार्यकाल पूरा करने पर 45,000 रुपया हर महीने की पेंशन मिलती है। साथ ही ट्रैवल, मेडिकल और दूसरी सुविधाएं भी दी जाती हैं। मतलब जगदीप धनखड़ 3 पेंशन के पात्र हैं और चाहे तो इन तीनों से पैसे और सुविधाएं भोग सकते हैं। ऐसे वक्त में जब सरकारें पेंशन का बोझ कम करने में लगी हुई है, डिफेंस पेंशन तक पर आंखें तिरछी की जा रही हैं, तो एक व्यक्ति को 3 पेंशन मिलना कहां तक सही है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो आपको पेंशन्स को लेकर नियमों को समझना होगा। भारत में एमपीज और एमएलएस को एक से ज्यादा पेंशन देने का अधिकार सीधे तौर पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को होता है।
वही अपने सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन के नियम तय करते हैं। उदाहरण के लिए आर्टिकल 106 के तहत पार्लियामेंट ये तय करता है कि एमपीज की सैलरी, अलाउंस और पेंशन कैसी होगी, जबकि आर्टिकल 195 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर ये तय करती है कि उनके एमएलएस की सैलरी, अलाउंस और पेंशन क्या रखी जाएगी। एमपीज के लिए द सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के सेक्शन 8A में पुराने सांसदों को जिंदगी भर पेंशन मिलने का प्रोविजन है। चाहे किसी ने सिर्फ एक ही टर्म यानी कि 5 साल ही सेवा दी हो, लेकिन उन्हें पेंशन जरूर मिलेगी, और अगर उन्होंने कई टर्म सर्व किए हैं तो पेंशन बढ़ जाती है। इस कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि सांसद बनने के बाद वह एमएलए पेंशन नहीं ले सकता। मतलब ये कि अगर कोई पहले विधायक था और बाद में सांसद बन गया तो उसे दोनों पेंशन लेने का पूरा हक होता है। वहीं एमएलएस के लिए हर राज्य का अपना अलग कानून है। उदाहरण के लिए अगर दिल्ली का एमएलए है तो उसके लिए एक अलग एक्ट है जिसे एक्ट 1994 कहा जाता है। कर्नाटक में एक और एक्ट है 1956। सेम तरह से महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र का लेजिस्लेचर मेंबर सैलरीज और अलाउंस का अलग एक्ट है, जिसके हिसाब से पुराने विधायकों को उनके काम करने के समय और उम्र के मुताबिक हर महीने पेंशन मिलती है। एमपीज और एमएलएस के अलावा भारत में राष्ट्रपति के लिए भी प्रेसिडेंट्स एक्ट 1951 है, और इसके हिसाब से राष्ट्रपति जब रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें मिलने वाली मंथली पेंशन उनकी सैलरी से आधी होती है, और ये सैलरी अभी लगभग 2.5 लाख रुपया पर मंथ है। और उन्हें दिल्ली में 8 कमरों वाला सरकारी बंगला भी मिलता है, सुरक्षा का इंतजाम रहता है, मुफ्त में हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है और उनके लिए सेक्रेटेरिएट स्टाफ मिलता है। हाँ, अगर राष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो उनका परिवार भी 50% पेंशन पाता ही है। वहीं प्रधानमंत्री जब रिटायर होते हैं तो उन्हें भी उनकी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पे मिलता है। संविधान के प्रावधानों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एमपीज और एमएलएस खुद ही अपनी सैलरी और पेंशन तय कर लेते हैं। दरअसल यही मुद्दा 2018 में लोक प्रहारी नाम की एक एनजीओ ने भी उठाया था, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर भी की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि एमपीज की पेंशन और भत्ते ये तय करना संविधान के हिसाब से पूरी तरह से वैध है। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने एक अहम बात कही कि क्या वाकई इस काम के लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं हो सकती जो नेताओं की पेंशन और वेतन पर फैसला ले। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे यानी कि एफिडेविट में कहा कि ये मामला अभी विचाराधीन है, यानी अभी सोच समझकर विचार किया जाएगा। पर देखिए ना, अभी तक कोई भी खास तरह का कदम नहीं उठाया गया है। एक तरफ सरकार विचार कर रही है तो दूसरी तरफ पेंशन भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव ध्वनिमत रूप से पास भी हो रहा है, और ये हर सूबे में हर लेवल पर हो रहा है। हालांकि भारत में कुछ राज्यों ने अपने फॉर्मर एमएलएस को एक से ज्यादा पेंशन लेने से रोकने के लिए कानून बनाए हैं। इसे 1 MLA 1 पेंशन पॉलिसी कहा गया है। इसका मकसद साफ है कि नेताओं को एक से ज्यादा पेंशन लेने से रोकना और पैसों की बचत करना। इस कानून में साफ तौर पर इस बात को क्लियर किया गया है कि कोई भी विधायक, चाहे उसने कितने भी कार्यकाल पूरे किए हों, उसे सिर्फ एक ही पेंशन मिलती रहेगी। बेसिकली पंजाब में 2022 में इस बिल को पास किया गया था, जिसके बाद पंजाब के विधायकों को सिर्फ एक ही पेंशन लेने का हक है। लेकिन ये कानून भी किसी विधायक को सांसदी की पेंशन लेने से नहीं रोक सकता। इसके अलावा केरल में भी ये एक प्रपोज्ड पॉलिसी है, पर वहीं बाकी स्टेट्स में जैसे कि राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ विधायकों को एक से ज्यादा पेंशन लेने पर कोई मनाही नहीं होती। एक ही नेता को कई पेंशन मिलना कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ाता है, क्योंकि भारत में नेताओं की सैलरी और पेंशन्स पर हर साल सरकार को बहुत बड़ा खर्च करना ही पड़ता है। सोचिए ना, एक आम सरकारी कर्मचारी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, यही कोई 30 से 35 साल तक नौकरी करता है। रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन भी अब न्यू पेंशन स्कीम्स पर टिकी होती है। वहीं दूसरी तरफ नेताओं की दुनिया देखिए, अगर कोई सिर्फ 5 साल के लिए सांसद बन गया तो उसके लिए जिंदगी भर की पेंशन फिक्स हो जाती है। इतना ही नहीं, पहले ये पेंशन 25,000 रुपया महीना हुआ करती थी, लेकिन 2023 में इसे बढ़ाकर 31,000 रुपया महीना कर दिया गया। और अगर वो सांसद एक से ज्यादा बार चुना गया है तो हर साल के लिए पेंशन में 25,000 रुपया और बढ़ जाएंगे। मतलब जितने ज्यादा साल संसद में बैठे हो उतनी मोटी पेंशन आपको आसानी से मिल सकती है। चलिए अब जरा खर्च का हिसाब लगाते हैं।
एक सांसद पर सिर्फ सैलरी और भत्तों का सालाना खर्च लगभग 43 लाख आता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा को जोड़कर इस वक्त 788 सांसद हैं और इस हिसाब से मौजूदा सांसदों पर हर साल लगभग 3,387 करोड़ रुपया खर्च होता है। इसके अलावा ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि जो सांसद अब रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन पर 2018 से 19 में सरकार ने करीब 70.5 करोड़ खर्च किए थे और ये खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है। यानी बात साफ है कि नेताओं की पेंशन और सुविधाएं जनता के टैक्स के पैसे से चल रही है और इसका बोझ सीधा सरकार के खजाने पर पड़ रहा है। ये नेताओं के लिए फायदे का सौदा है, लेकिन आम जनता और दूसरे सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं कि नेताओं की पेंशन और सैलरी सिस्टम को फिर से रिव्यू करने की जरूरत है ताकि ये साफ हो और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बोझ कम आए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा के पीछे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। नमस्कार।